जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी की इस पूरी सीरीज के अंतर्गत हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस से जो संविधान का भाग 5 है, संविधान का भाग 5 कहता है क्या है भाई, एक बार ध्यान से देखिएगा। वो कहता है संघ की बात करता है, यूनियन की बात करता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, कैग, ये सारे टॉपिक संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊं तो भारत में जो पूरा कोर्ट का सिस्टम है उसमें सबसे एपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 124, ध्यान दीजिएगा, 124 से लेकर के 147 के अंतर्गत प्रावधान यहां पर किया गया है। तो आज की ये जो पूरी क्लास है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है, जो भी इसकी भूमिका होती है, उन सबको यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, एक बात और समझो, कैसे प्रश्न बनकर के इस पूरे टॉपिक से आते हैं। एक प्रश्न तो आप यहां पर सामने ही देख रहे हो, प्रश्न क्या लिखा हुआ है भाई। अब अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है। प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश है, ये एक प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बनकर के आ सकते हैं, जैसे कि भाई न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये कौन तय करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, उनको हटाया कैसे जाएगा, न्यायाधीश की एज क्या होनी चाहिए, और इनके साथ साथ इनकी कार्य क्या है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक से प्रश्न यहां पर बनता है। आज की इस पूरी क्लास में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को यहां पर कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इस बात को तय करने का काम करता है आप लोगों का संसद, पार्लियामेंट। यहां पर आप देखो, कह रहा है कि संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। लेकिन जब संविधान ओरिजिनल रूप से बनाया गया, मतलब जब भारत आजाद हुआ, तो जो संविधान हमने एक्सेप्ट किया, उस संविधान में 7+1 इतने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। मतलब 7 न्यायाधीश प्लस 1 सीजीआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी व्यवस्था यहां पर थी। कुल 8 न्यायाधीश जब संविधान लागू हुआ था, ओरिजिनल संविधान जो था, उसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद से ये जिम्मेदारी दे दी गई पार्लियामेंट को कि भाई पार्लियामेंट अब आप तय करो कि कितने यहां पर न्यायाधीश होने चाहिए। तो बहुत सारे अमेंडमेंट लगातार होते रहे। अब जो रिसेंट का आपका अमेंडमेंट यहां पर है वो ये है कि 2019 में सरकार ने एक अधिनियम ले आया और उस अधिनियम के माध्यम से यह तय किया कि टोटल 33 न्यायाधीश प्लस 1 सीजीआई, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश यहां पर आप लोगों के होंगे, जिसमें 33 न्यायाधीश प्लस 1 सीजीआई यहां पर आप लोगों का शामिल होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझनी है, ये आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारे यहां पर न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर होते हैं। इसके साथ ही साथ इसको तय कौन करता है, तो तय करती है आपकी पार्लियामेंट। अभी रिसेंट में जो तय किया गया है वो 2019 में तय किया गया है, जहां पर इसकी संख्या 34 कर दी गई है। ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अच्छा, इसी के संदर्भ में कुछ पॉइंट यहां पर आप लोग और समझो। जो संविधान के पहले की बात होती है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात करूं, तो हमारे यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम पहले भी था, ब्रिटिश टाइम पर। देखो, ब्रिटिश टाइम पर एक एक्ट आया था 1935 का एक्ट, आपने पढ़ा भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हमने एक न्यायालय की स्थापना किया था जिसका नाम था संघीय न्यायालय। ध्यान रखना, इसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहते हैं, इसका नाम क्या है, संघीय न्यायालय। कंफ्यूजन है बिल्कुल मत आना, इसको हम लोग कहते हैं फेडरल कोर्ट कहा जाता था। ठीक है, 1935 में जिस कोर्ट की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया था, उसका नाम था फेडरल कोर्ट। लेकिन जब भारत आजाद होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में फेडरल कोर्ट हमारे पास नहीं है। इस डिफरेंस को समझना। एक बात यहां पर और समझिएगा आप लोग कि अभी अगर मैं बात करूं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप लोगों की 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये दो डेट आप लोग याद रखना। अभी तक इन दोनों डेट से एग्जाम में प्रश्न बनकर के नहीं आए हैं, लेकिन संभव है कि आगे प्रश्न बनकर के आए। इसलिए ये दोनों डेट आप लोगों को तैयार करके यहां पर पहले से ही रखना पड़ेगा। क्या कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान को हमने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, उस दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, लेकिन उसके उद्घाटन 2 दिन पश्चात तथा 28 जनवरी को किया गया था। ये भी एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर जो न्यायालय का जनरली पूरा सिस्टम है वो अमेरिका के संविधान, अमेरिका के कोर्ट से कैसे अलग है, इसको भी समझने का प्रयास करो।
हमारे यहाँ पर जो न्यायालय दोस्तों वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय है, ये एक पूरा क्रम हमारे यहाँ पर चलता है, हायरार्की चलती है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहां पर दो प्रकार के न्यायालय बनते हैं। एक जो आप लोगों का ड्यूअल सिस्टम कहा था उसको न्यायालय का, एक जो कि केंद्र के कानूनों को लागू करता है, दूसरा जो स्टेट के कानूनों को लागू करता है। दोनों में संबंध नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमेरिका में ड्यूअल सिस्टम है कोर्ट का, जबकि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इस बात को भी यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन पर आगे स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझना प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ठीक है, अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिख करके? इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, परेशान मत हो। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपना पद अगर उसको त्यागना है तो किसको त्याग पत्र लिखेगा? प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, पहले तो ये समझो। इसकी जो नियुक्ति है वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है। जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वही न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति करते हैं। और जो न्यायाधीश अगर कभी अपना पद त्याग भी रहा है तो वो सीजीआई को नहीं लिखेगा। जनरली कंफ्यूजन क्या होती है कि लगता है हम लोग को ये कि भाई वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्यागपत्र दे रहा होगा, लेकिन नहीं, वो त्यागपत्र अपना किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ये एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा जब वो त्यागपत्र देगा तो त्यागपत्र प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए देगा, न कि सीजेआई को। यही कंफ्यूजन से आप लोगों को यहाँ पर बचना है, जरूरी है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब देखो भाई, कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझो। अगर मैं न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करूं तो न्यायाधीश की नियुक्ति में क्या होता है ना कि जब भी हम न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे होते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है यहाँ पर, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। और अगर हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जहां पर सीजीआई का परामर्श आवश्यक है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस संदर्भ में बहुत सारे केस आए। अगर आपको मैं बात करूं तो कई सारे जजेस केस आप लोग सुनते हो कि फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, ऐसे बहुत सारे केस आपके बारे में सुनते हो आप लोग, ठीक है। ये केसेस क्या थे, मैं अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान देना। देखो, सबसे पहला जो जजेस केस था उस केस में ये बात कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, जब सीजीआई से किसी चीज के संदर्भ में परामर्श ले रहा है तो परामर्श का मतलब सहमति नहीं है कि भाई राष्ट्रपति मानने को बाध्य है, राष्ट्रपति उसको मना भी कर सकता है। पहला जजेस केस ने ये डिसीजन दिया। सेकंड जजेस केस ने ये कहा कि नहीं भाई, राष्ट्रपति को ये बात मानना ही पड़ेगा, लेकिन सीजीआई जो सलाह देगा प्रेसिडेंट को वो दो न्यायाधीशों के साथ मिलकर के देगा। जो वरिष्ठतम दो न्यायाधीश होंगे उनके साथ मिलकर के ये सलाह देगा और यहीं से कोलेजियम व्यवस्था की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जजेस के साथ आए, इसमें यह कहा जाता है कि नहीं यार, सीजीआई जो है जो भी परामर्श देगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में वो अपने साथ साथ चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेकर के यहां पर देगा और ये सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्य है। बातें क्लियर हो रही है? राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है इस संदर्भ में चार केसेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये तीनों भी आपने देखा। फर्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो परामर्श ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। सेकंड जजेस केस कहता है नहीं भाई, परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन जो सीजीआई सलाह देगा वो दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर के देगा। थर्ड जजेस केस में वहां पर दो न्यायाधीशों की जगह पर चार वरिष्ठतम न्यायाधीश कर दिया गया। और फोर्थ जजेस केस से पहले घटना घटती है 2014 में, आपको पता होगा, एनजैक आता है, ठीक है। एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना सरकार करती है, जिसके विरोध में फोर्थ जजेस केस होता है और यहाँ पर फोर्थ जजेस केस के माध्यम से एनजैक के इस पूरे सिस्टम को खारिज कर दिया जाता है और फिर से जो कोलेजियम मंडल का कॉन्सेप्ट रहता है उसको हम लोग लागू करते हैं। तो ये है एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और जिसको कि आप लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए। अब देखो भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है? तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कोई भी बॉडीज आए ना तो वहां पर आप लोगों को 65 वर्ष मान के चलना है कि 65 वर्ष ही उसकी आयु यहाँ पर है रिटायरमेंट की। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को, ये बात याद रखना कि 65 वर्ष की आयु में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक बात और समझो भाई, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूं, चलो बताओ। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी न्यायाधीश की आयु को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाए, भाई उसकी आयु वास्तव में कितनी है,
उस विवाद का निपटारा कौन करेगा पता है? पार्लियामेंट। यहां पर पार्लियामेंट की भूमिका आप लोगों की आ जाती है। संसद इस संदर्भ में अपनी भूमिका को निभाता है और किसी भी प्रकार के आयु संबंधी विवाद में, सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी भी संदर्भ में जो आयु संबंधी विवाद होता है, एज को लेकर के जो इशू उत्पन्न होता है, उसका निपटारा करती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, आपने यहां पर क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये आयु 65 वर्ष है, वहीं पर हाई कोर्ट में जो एज है वो 62 वर्ष यहाँ पर तय किया गया। ठीक है, वो 62 ईयर यहाँ पर तय किया गया है। ये दोनों बातें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर मैं आपको उनको वेतन बताऊं, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका जो सैलरी है, अगर मैं श्योर हूं तो 2.8 लाख मंथली है। ठीक है, ये इनकी सैलरी है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो होती है 2.5 लाख मंथली। ठीक है, ये जहां तक मैं श्योर हूं इतनी सैलरी लोगों की यहाँ पर है। तो इनका वेतन निर्धारण करता कौन है? यहाँ पर फिर से भूमिका आती है किसकी? पार्लियामेंट की। संसद इस बात को तय करता है कि न्यायाधीशों की सैलरी कितनी होगी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो। सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो कहां कहां पर वकालत कर सकता है? ठीक है, कहां कहां पर वकील के तौर पर जा सकता है, ये प्रश्न पूछा। देखो एक बात समझना यार, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, उसकी कुछ तो रिस्पेक्ट रखी जाएगी, भले वो रिटायर हो गया तो क्या हुआ। तो यहां पर एक बहुत सिंपल सा प्रोविजन मेंशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, अगर रिटायर हो चुका है तो वो यहां पर क्या कर सकता है? देखो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत करेगा। किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। क्यों? कारण समझो। मानो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, रिटायर हो गया और चला गया किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हम यहाँ पे वकालत करेंगे, तो वहां का जज की हालत भाई खराब हो जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे भाई सीजीआई साहब बैठे हुए यहाँ पर हमारे। तो इस बात को मेंटेन करने के लिए, डेकोरम को मेंटेन करने के लिए ये बात सुनिश्चित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब रिटायर होंगे तो वो कहीं पर भी वकालत नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। एक बात और समझो, सिमिलर कंडीशन अगर हाई कोर्ट के संदर्भ में हो तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त होने के पश्चात, ध्यान देना, यहां पर भी एक डेकोरम मेंटेन करना है, लेकिन भाई चूंकि हाई कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी एक है सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो जिस न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी अन्य हाई कोर्ट में भी वकालत करने जा सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, कह रहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा मुख्य न्यायाधीश अपने जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको निभाने में उस टाइम पर अवेलेबल ना हो। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग सीजीआई की यहाँ पर नियुक्ति करते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति करते हैं। ठीक है, देखो भाई मुझे लग रहा है जो सिस्टम में थोड़ा सा हैंग कर रहा है, बहुत धीमे चल रहा है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में, ये किसकी बात कर रहा है पता है? जो मंडल, ध्यान देना किस मंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन किया भी गया है। उस मंडल में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, भाई कौन जज सेलेक्ट किया जाएगा, किन जज को यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, इस संदर्भ में जो मंडल होता है, याद आ रहा है? फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, कोलोजियम मंडल, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ सीनियर न्यायाधीश को यहाँ पर शामिल किया जाता है। ऐसे अन्य कितने न्यायाधीश इस मंडल के सदस्य होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। हमने क्या कहा था भाई? हमने कहा कि जो थर्ड जजेस केस हुआ था उस केस में ये कहा गया कि सीजीआई जो होंगे वो 4 अतिरिक्त जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे सलाह लेने के पश्चात प्रेसिडेंट को एक सलाह देगा और प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, ये बात यहां पर सुनिश्चित किया गया है। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? 4। प्रश्न बहुत क्लियर समझना, प्रश्न बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न भी इसी के संदर्भ में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की भागीदारी की अनुशंसा किया गया? देखो ये बात समझो, अभी
सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम मंडल है, वही क्या करता है, 4 न्यायाधीश प्लस एक सीजीआई है, उसने डिसाइड किया कि भाई इनको चुना जाना चाहिए और उनकी सिफारिश वहां पर कर दी जाती है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बहुत लंबे समय से आलोचना हो रही है और इसी बात को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एनजेक का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद ही खारिज भी कर दिया। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इस संदर्भ में बहुत सारी कमिटीज ने, बहुत सारे आयोगों ने सुझाव दिया हुआ है कि नहीं भाई ये करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश तीनों को मिलाकर के एक आप बॉडी बनाइए और वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के संदर्भ में सजेशन देगा। ये किसने कहा होगा, ये कहा आप लोगों का सेकंड एआरसी कमीशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म कमीशन बना था सेकंड वाला, 2005 की घटना है, वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बात की सिफारिश किया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में इन तीनों की भागीदारी करनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, मेंस के आंसर राइटिंग में आप लोग इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो, और कई बार हम लोग कहते भी है ना भाई कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट का यूज करो कंक्लूजन में, तो यहीं से ये पॉइंट उठाना है आप लोगों को। ये है प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन। क्लियर हो रहा है चीजें? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे भारतीय संविधान में जो एडॉक न्यायाधीश है, ठीक है, जो एडॉक जज है, तदर्थ न्यायाधीश जिनको कहा जाता है, उनकी नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, जनपद अथवा सत्र न्यायालयों में है, या फिर इनमें से सभी में है? देखो हमारे यहाँ पर जो एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद कहा गया, एडॉक न्यायाधीश का आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले तो ये समझो। जैसे आपने देखा था कि पार्लियामेंट में एक कोरम की आवश्यकता होती है कि भाई 10% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवेलेबल रहेंगे तभी वो पार्लियामेंट का सेशन चल पाएगा। कोरम की आवश्यकता होती है, गढ़पूर्ति इसको कहा जाता है हिंदी में। इसी प्रकार से कोर्ट में भी कोरम की आवश्यकता होती है। अगर वो कोरम की पूर्ति नहीं हो पा रही है तब हमको एडॉक न्यायाधीश को यहाँ पर नियुक्त करना पड़ता है। लेकिन एडॉक न्यायाधीश का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। मतलब केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त जो आपका उच्च न्यायालय है, यहां पर आपके तदर्थ न्यायाधीश नहीं बल्कि आपके एडिशनल या फिर एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट्स में हम लोग एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं या फिर एक्टिंग न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और यही प्रश्न 2 बार यूपीपीएससी में पूछा गया है, 2004 में और 2010 में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान देना है कि बहुत ही क्लियरली ये सारे बात आप लोगों को समझनी पड़ेंगे। ठीक है, तो एडॉक न्यायाधीश क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखो अगला प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न क्या पता है, शायद हिंदी में आपको समझ में ना आए, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी मुद्दे पर डिसीजन देना चाह रहा है, संवैधानिक मामलों की व्याख्या करना चाह रहा है, या फिर उस संदर्भ में एक पीठ बैठी हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, तो उस संदर्भ में कम से कम 5, जिसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, तो कम से कम 5 न्यायाधीश उस बेंच में होने चाहिए, तभी उसको हम लोग मानेंगे। ये बात यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसके लिए कम से कम 5 न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग संवैधानिक पीठ कहते हैं। और यही संवैधानिक पीठ क्या करती है, चीजों को डिसाइड करती है। ठीक है, चीजों को डिसाइड करती है। बात क्लियर हो रहा है? अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, अभी अगला प्रश्न और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के संदर्भ में, जो उसके पावर्स है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना, नहीं शब्द पूछा है। अब हम लोग एक बार चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। देखो जब आप ऐसे टर्म्स को रीड करते हो, जब आप ऐसे स्टेटमेंट को रीड करते हो, तो कुछ एक की टर्म आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक की टर्म दिया गया है अनन्य शक्ति। अनन्य का मतलब क्या है कि ऐसी शक्ति किसी और के पास नहीं है। ध्यान रखना, ये कह रहा है कि ये एक यूनिक पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनन्य शक्ति है इसके पास। ठीक है, अब अनन्य शक्ति है कि नहीं ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था, जब हम मूल अधिकार को समझ रहे थे, वहां पर मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 226 के अंतर्गत ध्यान देना आप लोग,
226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास भी रिट जारी करने का अधिकार है। किसके संदर्भ में? मूल अधिकार के संदर्भ में। तो फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अनन्य शक्ति नहीं है, ये शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है। तो पहला स्टेटमेंट ही यहां पर गलत हो गया और प्रश्न पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सत्य नहीं है। ये की टर्म पकड़ो, अगर आप लोग की टर्म इग्नोर कर दिया ना, आपने पढ़ा कि हाँ भाई अनन्य, आपने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, आप स्टेटमेंट पर यार सही तो स्टेटमेंट है, कुछ तो गलत नहीं है, क्या टिक करे इसको, तो ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जब क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन की रीडिंग केवल ऐसे काला अक्षर भैंस बराबर करके मत करो, ठीक है, उसकी प्रॉपर रीडिंग करो, उसके मतलब को समझो। एक एक जो शब्द दिया गया है उन शब्द पर आप लोग को गौर करना पड़ेगा, तभी आप लोग आंसर यहाँ पर से निकाल पाओगे। क्योंकि एक बात और समझो ना यार, देखो जो जीएस का पूरा पेपर है, पेपर में जो खेल खेलने का पूरा पावर है एग्जामिनर के पास, वो पावर यहीं से आता है कि वो शब्द किस प्रकार से यूज कर रहा है, आपको वो शब्द ही पकड़ने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो, और अगला स्टेटमेंट बार देख लेते क्या कह रहा है कि वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। भाई ठीक है, अगर स्टेट वर्सेस सेंटर में कोई विवाद है, अंतर शासकीय विवाद है, तो भाई इसके पास मूल अधिकार भी है, ओरिजिनल राइट भी है इसके पास है, और अनन्य अधिकार भी है। हाईकोर्ट यहाँ पर थोड़ी कुछ कर पाएगा जब सेंटर के साथ विवाद चल रहा हो तो, या फिर जब दो या दो से अधिक स्टेट के मध्य में कोई विवाद चल रहा हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो अंतर शासकीय विवादों में, ठीक है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि मूल है मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल तौर पर इसको दिया गया है, और अनन्य क्षेत्राधिकार है मतलब ये बस यूनिक राइट यहाँ पर। क्लियर है ना? कह रहा सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, परामर्शकारी अधिकारिता। हमने आपसे डिस्कस किया था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, मैंने क्या कहा था, आर्टिकल 143, आपको याद होगा आर्टिकल 143 में दो तरह के कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्सेप्ट ये था कि आजादी से पहले अगर कोई विषय है, संविधान लागू होने से पहले अगर कोई विषय है जिस पर विवाद उत्पन्न हुआ है, तो जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सजेशन मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो परामर्श इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता देने से, सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे हो, बहुत क्लियर बात है। सेकंड, अगर मानो ऐसा कोई विवाद है, प्रेजेंट टाइम में कोई इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है प्रेजेंट टाइम में किसी विवाद पर, और दोनों ही विवाद के कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट सजेशन यहाँ पर देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं, ठीक है, क्योंकि ये केवल और केवल सलाह है, केवल और केवल परामर्श है जो कि राष्ट्रपति उससे ले रहा होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? अब देखो भाई, ये हो गया गड़बड़, मेरा सिस्टम बहुत पुराना हो गया दरअसल, इस वजह से ये हैंग कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों को, अंग्रेजी मीडियम वाले ध्यान देंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप संविधान की भाषा में जाओगे तो इसके दो मतलब निकलते हैं जो संविधान खुद डिफाइन करता है। पहला ये कहता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होगा, मतलब इसके जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो जैसे मानो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अब वो डिसीजन अपने में एक वो है, बुक है, उस बुक के आधार पर कोई और डिसीजन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होगा और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। ये बात ध्यान देना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया मतलब वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है और उसको हर जगह लागू किया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ये हो गया, इसका मतलब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सेकंड कह रहा है जो संविधान डिफाइन करता है, ध्यान दीजिएगा, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है, ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा उसको ये दंड दे सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं, हम अभिलेख न्यायालय के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 2008 में ये प्रश्न आया था, आयोग ने इसका आंसर केवल बी सही माना है, सी को सही नहीं माना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैंने इसीलिए फिर ओरिजिनल बुक भी जा करके देखा, मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ा, मैंने देखा हर जगह पर, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यही था कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट साथ में वैलिड होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि ठीक है, चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने केवल बी विकल्प को सही माना है, तो हम लोग अभी बी विकल्प को अपने दिमाग में यहाँ पर रख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बातें क्लियर है?
तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि इसके जो निर्णय हैं, इसके जो डिसीजन है, उनका अपना एक साक्ष्यात्मक वैल्यू है और उस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे और किन्हें, मतलब किन किन कोर्ट को, अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में देख लिया, हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं, क्या इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं? हाँ, तो कई बार आप लोग हाई कोर्ट के भी डिसीजन को देखते हो कि इस डिसीजन को भी यूज किया जाता है किसी जिरह में, किसी तर्क देने में। ठीक है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों ही न्यायालयों को, इन दोनों ही कोर्ट्स को हम लोग अभिलेख न्यायालय कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, 129 आपका सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कहता है, तो आप लोगों का 215 अनुच्छेद जो है वो हाई कोर्ट के संदर्भ में कहता है कि ये लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। तो सुप्रीम कोर्ट है, अभी वो कहां पर है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, क्या किसी अन्य स्थान पर भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट संविधान में दिया गया। संविधान ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के अनुमोदन से, मतलब राष्ट्रपति से परामर्श करने के पश्चात सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो किसी अन्य स्थान पर भी सुप्रीम कोर्ट को स्थापना सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन वो अभी तक किया नहीं गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से सीजेआई घोषित करेगा, ठीक है, कि कहां पर इसकी स्थापना होगी। बात क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। केशवानंद भारती के 1973, अगर कोई भूल जाना तो फिर सोचना भाई क्या पाप लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती केस के अंतर्गत। अच्छा एक बात और समझो, हमने भी डिस्कस किया कि अगर किसी संवैधानिक व्याख्या के लिए कोई संवैधानिक पीठ गठित की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित किया जा रहा है, तो उसमें मिनिमम 5 मेंबर होंगे। ये हमने डिस्कस किया था, अभी याद है आप लोगों को, पहले डिस्कस किया। केशवानंद भारती केस में आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की गई थी, इसमें टोटल 13 जज थे, और यहाँ पर जो डिसीजन आया था ना, वो भी 6-7 से आया था, मतलब 7 लोग पक्ष में थे, 6 लोग अपोजिशन में थे। अब आप सोचो एक ऐसा डिसीजन जो कि भारत के पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें केवल एक जज का फैसला इधर से उधर होने पर पूरा फैसला इधर उधर रहा था। ठीक है, मतलब ये तो बात यहाँ पर है। तो केशवानंद भारती केस जो रहा, वो हमारे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। इसने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहीं पर गठित की गई है, 13 जजों की। इसके बाद एक बार प्रश्न और बनता है भाई ऐसा कि ऐसा सेकंड कौन सा डिसीजन था जहां पर सबसे बड़ी खंडपीठ की स्थापना किया गया था? ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा एक केस था जिसका नाम है गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। ठीक है, पंजाब में जमीन के मुद्दे को लेकर जो केस हुआ था, वो केस की बात कर रहा है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। और ये केस की घटना आपकी है 1967 की। यहाँ पर 11 जज बनाए गए थे। ठीक है, इस पीठ में, इस बेंच में 11 जज बैठाए गए थे। तो ये आपकी सेकंड सबसे बड़ी बेंच है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी बेंच आप लोगों की गोलकनाथ वर्सेस पंजाब है, फर्स्ट सबसे बड़ी बेंच आप लोगों की केशवानंद भारती केस है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो भाई कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? अनुल्लंघनीय मतलब जिसकी उल्लंघना नहीं किया सकती है। ये देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस में आया, सही बात है, लेकिन उसके बाद से बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसको डिफाइन करता चलता। तो उसके अंतर्गत उसने कई सारे मौलिक ढांचा बताए, उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए, जैसे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट पावर है। रिट पढ़ा है आपने ना, 5 रिट फंडामेंटल राइट के संदर्भ में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसका उल्लंघन नहीं किया सकता। इसके साथ ही साथ एक अनुच्छेद यहाँ पर और शामिल किया गया है, जिसको भी ये कहा जाता है कि आर्टिकल 227, ये भी क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफाइन किया हुआ है। कंफ्यूज मत हो, याद ना हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, लेकिन 32 और 226 के साथ साथ 227 अनुच्छेद है, ये कहता है कि जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों का एक अपेक्स बॉडी होगा, उनका एक शीर्ष निकाय होगा। ठीक है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर इसका कुछ अधिक्षर शक्तियां दी गई है, ये है आर्टिकल 227। इसको भी हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखो भाई
संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके सिद्धांत का सोर्स क्या है, ठीक है, उसके सिद्धांत का सोर्स क्या है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कह रहा है न्यायिक व्याख्या, तीसरा कह रहा है न्यायविदों का मत, और फिर चौथा कह रहा है संसदीय कानून। भाई बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से निकल करके आया था? केशवानंद भारती केस से आया था। केशवानंद भारती केस क्या था? एक न्यायिक व्याख्या थी वो, ठीक है, एक न्यायिक व्याख्या थी। तो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से हमने बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको यहाँ पर हम लोग लेकर के आए थे, ठीक है। बातें क्लियर हो गया? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा दिया था कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के पूरे चैप्टर में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, एज इट इज यही क्वेश्चन था, हमने इसको डिस्कस किया था। क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये किस में मेंशन किया गया, किस जगह पर ये बात मेंशन किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। कि फंडामेंटल राइट व्यक्ति को जैसा वो सबसे अच्छा जीना जाता है वैसा करने योग्य बनाता है। ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का जो केस था, इसी केस में ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं। अब देखो भाई क्या अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है भाई कि सुप्रीम कोर्ट, ध्यान देना की टर्म यहां पर आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल, केवल क्या है, एक की टर्म है जो कि सेंटेंस के पूरे मतलब को चेंज कर देगा, ध्यान रखना। केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। थर्ड कह रहा है यह केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। और चौथा कह रहा है कि मूल मतलब ओरिजिनल, अपीलीय और परामर्श, इन सभी प्रकार का क्षेत्राधिकार रखता है। तो चौथा स्टेटमेंट सत्य है। अगर आप पहले दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में से केवल शब्द को हटा दोगे तो ये तीनों स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। नहीं, केवल केवल शब्द के कारण से इसका मतलब पूरा चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को। अब देखो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार से कौन संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर ये कह रहा है। जैसे देखो आपने क्या देखा, आपने देखा ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये है भाई केंद्र वर्सेस स्टेट में कोई विवाद हो रहा है, स्टेट वर्सेस स्टेट में हो रहा है, तो इन सब के संदर्भ में ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया है, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है भाई, देखो अपीली क्षेत्राधिकार किन किन संदर्भ में कर सकता है। कोई मानो दंड संहिता कोई केस है, ठीक है, या फिर संविधान के निर्वचन का कोई मामला है, ठीक है? या फिर कोई दांडिक मतलब आईपीसी का कोई केस है। इन केस के संदर्भ में हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 134A को मिला करके जब 132 को हम लोग पढ़ते हैं तब इसके माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार की बात यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को ये। अब देखो भाई, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद, अगर संविधान के डिफाइन करने को लेकर किसी टर्म को डिफाइन करने कोई अगर इशू उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं, किसके अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। मैंने कहा ना आप लोगों से, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो संविधान के किसी विवाद में जो डिफाइन लेकर के हो रहा है उसमें हाई कोर्ट भी अपना डिसीजन दे सकता है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को हम लोग आगे ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कह रहा है भारत में सुधारात्मक याचिका। अब देखो सुधारात्मक याचिका क्या होती है मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन कहा जाता है, ठीक है। आप एक टर्म सुनते हो रिव्यू पिटिशन, ठीक है, आप सुनते हो रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन क्या होता है, जैसे मानो कुछ डिसीजन आया तो डिसीजन की समीक्षा के लिए हम रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं। जब ये रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो जाती है और जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है, तो हम लोग एक क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। सुधारात्मक याचिका यहाँ पर दाखिल की जा सकती है और सुधारात्मक याचिका ये कहती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अगर
इस पूरे प्रोसेस में, डिसीजन लेने के पूरे प्रोसेस में प्राकृतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसका अगर उल्लंघन हुआ है या फिर न्याय की पूरी व्यवस्था किसी संदर्भ में बायसनेस दिखाई है, ऐसे केस में हम क्यूरेटिव पिटीशन का सहारा ले सकते हैं। और इस संविधान के आर्टिकल 142 में इसके संदर्भ में यहाँ पर क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, जब सभी प्रकार की याचिकाएं आपकी खत्म हो जाए, आपके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा अंतिम सजा को लेने के लिए। ठीक है, उस संदर्भ में क्यूरेटिव पिटीशन एकमात्र विकल्प बचता है और इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो संविधान के इस पूरे प्रोसेस में जो चीजें फॉलो की गई हैं वो सही प्रकार से फॉलो की गई। एक प्रश्न यहाँ पर बनकर के और आता है कि क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एक ये केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान में, ठीक है, 142 या 137 की बात अगर हम करें तो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, 137 क्या कहता है भाई, 137 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पर पुनर्विलोकन, रिव्यू करने का अधिकार है। ठीक है, तो रिव्यू पिटीशन 137 में हो गया। इसके बाद 142 में आप लोगों का क्यूरेटिव पिटीशन आ जाता है। ये दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूरेटिव पिटीशन, कई बार न्यूज में आता है तो इससे इसके प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या हो गया, आर्टिकल 142 हो गया और ये बात सुनिश्चित करता है कि न्याय की सारी व्यवस्था सही प्रकार से फॉलो की जाए। ठीक है, रिव्यू पिटीशन कहां पर आता है, आर्टिकल 137। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो भाई, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। ये न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड कह रहा है आप लोग का यहाँ पर कि निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना नहीं, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील करना नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, न्याय पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है वो जो सरकार के कानून है या फिर आदेश है, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो न्याय जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब वो यहाँ पर इन्वॉल्व होकर के उस मैटर को अपने यहाँ पर ले आ सकता है और उसकी समीक्षा करके उसको उस हद तक असंवैधानिक घोषित कर सकता है जहां तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर रही है। ठीक है, जहां तक वो संविधान की वायलेशन कर रही है या फिर फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रही है उस हद तक उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन किया किसका जाता है, तो संसद के किसी कानून का, राज्य के किसी कानून का, इन संदर्भ में हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन यहाँ पर करते हैं। क्लियर है नया कॉन्सेप्ट आप लोगों का। अब देखो भाई, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। अब ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, ध्यान रखना भाई, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही काम करता है। ठीक है, दोनों ही करता है ये भाई। जुडिशियल रिव्यू हम लोग कर देते हैं कि भाई क्या चीज गड़बड़ है, लाओ दिखाओ। सरकार अगर कुछ कानून बना रही है, उस कानून में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है एक सरकार ने एक SC/ST एक्ट बनाया था। ठीक है, इस एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत विवाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उसको फिर रोक दिया था। ठीक है, तो यही होती है न्यायिक पुनर्विलोकन की यहाँ पर शक्ति, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, चला न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ कहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में भी है, USA में भी है। ये एक बात ध्यान रखना आप लोग, कई बार ऐसे प्रश्न बन करके आते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया और USA दोनों में ही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, देखो सीमित क्यों है, जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्र सीमित क्यों है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हैं, इसलिए न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र एक हद तक सीमित करके रखा गया। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दिया गया भाई तुम जो मन कर सो करो पार्लियामेंट के साथ, नहीं, यहाँ पर एक लिमिटेशन रखी गई है। फिर सेकंड कह रहा है, रीजन कह रहा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही बात है भाई, दोनों ही कथन अपने में सत्य है, लेकिन व्याख्या थोड़ी है किसी चीज का। ये रीजन असर्शन को व्याख्या करता ही नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, दोनों स्टेटमेंट एकदम अलग अलग दिया गया। एक कहता है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं तो हैं भाई, हमने विश्व के सभी संविधान से कुछ कुछ चीजें ग्रहण की है। फर्स्ट कह रहा है भाई यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट है वो एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। सही बात है, दोनों अपने में अलग अलग है और दोनों अपने में सही है। ठीक है, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या हो गया, दोनों कथन सत्य लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता है। अगला देखो क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व मतलब गार्जियनशिप किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियनशिप है
वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संविधान का गार्जियन, संविधान का प्रहरी, संविधान का संरक्षक ये सब मानते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला कह रहा है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। देखो फिर ये अनन्य टर्म आ रहा है, अनन्य अधिकारिता नहीं है भाई, यहाँ पर हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है। अभी तो आपने देखा ना जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट में हाई कोर्ट के पास भी पावर था। ठीक है, तो अनन्य अधिकारिता यहाँ पर नहीं है, ये पावर हाई कोर्ट के पास भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। केंद्र और राज्यों का विवाद, ये तो आपका केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो है नहीं कि इस सेंटर के किसी डिस्प्यूट में इंटरफेयर करे। राज्यों के परस्पर विवाद, दो राज्यों के मध्य में अगर विवाद हो रहा है तो कोई एक स्टेट का हाई कोर्ट तो इन्वॉल्व होगा नहीं भाई, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, यहाँ पर आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार दिया गया है। इसका मतलब हो गया सी आंसर यहाँ पर सही था। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही था। अब देखो भाई, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो आर्टिकल 32 रिट जारी करने का अधिकार यही होता है और रिट जारी करता है इसी के माध्यम से। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखो भाई, दो स्टेटमेंट फिर से दिया गया है। पहला कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब ये आपका वो हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिट, ये जो आपके रिट है उन रिट की बात कर रहा है। इन रिट के माध्यम से जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है, सही बात है। संसद को अधिकार है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह कानून बना करके किसी अन्य न्यायालय को, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी, ठीक है, अपनी उसकी स्थानीय सीमा के भीतर रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, ये बात ध्यान रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। शर्त यहाँ पर ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उस पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये एक यहाँ पर शर्त रखी गई है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही थे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो भाई, संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है। मैंने क्या कहा आपसे, आर्टिकल 143 याद है। अगर कोई मुद्दा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर सलाह ले सकता है। दो तरह से मुद्दे उत्पन्न होते हैं, दोनों हमने डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता बची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 4-5 क्वेश्चन और। जैसे ये क्वेश्चन देखो, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शदात्री अधिकार है, जो सलाह देने का अधिकार है, वो प्रयुक्त होता है कि वह कब कब कर सकता है। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सही बात है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देगा, भारत सरकार को परामर्श देता ही नहीं है, वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है केवल। ठीक है, वो प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, नहीं भाई। वो व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल राष्ट्रपति को परामर्श देगा, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ पर है। ठीक है, तो केवल ए स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 143 यही होता है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और डिस्कस करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ रिसेंट की घटनाओं पर थे। अब ऐसे ही सब क्वेश्चन देखो ना, टीडी सिटी ये सब चीज़ें मतलब नहीं लगी। अभी ये ट्रिब्यूनल उस टाइम पे स्टेब्लिश किया गया था टेलीकॉम सेक्टर के टाइम पर, तो वो उस टाइम में क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब अभी करंट के क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ। चलो अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप, ठीक है? ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 41 कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जनहित याचिका, जनहित याचिका क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखो एक बात समझना, जनहित याचिका का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जब हमारे देश में आता है, इसका सन था करीब 1979। ठीक है, 1979 में कोई खातून जी थी, उनके केस के संदर्भ में पीआईएल पहली बार दर्ज की जाती है। ठीक है, ये पीआईएल जो व्यक्ति सुन रहे थे, जो न्यायाधीश सुन रहे थे, उनका नाम था पीएन भगवती।
पीएन भगवती, ये पीएन भगवती आगे चल करके सीजीआई बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, लेकिन ध्यान समझना, क्वेश्चन पर आओ। कह रहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जब पीआईएल को शामिल किया गया, मतलब कब 1979 में जब शामिल किया गया, उस समय भारत के सीजीआई कौन थे? मतलब पीएन भगवती तो उस समय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ठीक है। उस समय मुख्य न्यायाधीश आप लोगों के थे एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था मैं बताता हूँ आप लोगों को, वाईवी चंद्रचूड़, ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़ वो थे उस समय। यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। इस क्वेश्चन से प्रकार से ये होना चाहिए था कि जब पीआईएल को एक्सेप्ट किया गया था तो किसने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले? तो वो थे आप लोगों के पीएन भगवती। पीएन भगवती जी को पीआईएल के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और पीआईएल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर कोई फलाना व्यक्ति का केस है, वो केस नहीं लड़ सकता, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहां पर दायर कर सकता है कि भाई ये जनहित याचिका इस संदर्भ में कार्य करिए आप, ठीक है। या फिर कोर्ट अपने संदर्भ में भी जनहित याचिका पीआईएल को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो, जनहित याचिका का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये भी आपका अमेरिका से निकल करके आया है, तो ये बात भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल मत होना, ठीक है। कह रहा जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। सही बात है भाई, तो जन सहयोगी नागरिक है जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकता है जो कि किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। सही बात है, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर सही दिया गया है, दोनों की स्पष्ट व्याख्या भी करता है, तो ये बात आप लोगों का यहाँ पर सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, लोकहित, वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहा है। लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? तो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या है भाई? जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब होता है पीआईएल। जब से पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया ना, तब से जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ गई है, न्यायिक सक्रियता बढ़ गई। देखो न्यायिक सक्रियता का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि न्यायिक का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है कि हम हर चीज को लेकर के एक्टिव है, सरकार या जो कोर्ट है वो किसी चीज को छोड़ेगा नहीं, इग्नोर नहीं करेगा। न्यायिक सक्रियता कब पार्लियामेंट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। इसलिए इसमें लेके बहुत सारे दोनों चलते रहते हैं लगातार। जो पीआईएल है, उस पीआईएल ने जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट किया है, ये अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म भी करता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी के संदर्भ में जो रिसेंट में डिसीजन आया है उसमें किस चीज को अमेंड किया गया, किस चीज को संशोधित किया गया? तो वो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड का धारा 377 था, आईपीसी 377 था। ध्यान रखिएगा आप लोग। कई लोग क्या करते हैं पता है, इसको आर्टिकल 377 से कंफ्यूज करके मार्केट करके आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ये विकल्प भी था भाई, ये आईपीसी की धारा थी जिसमें अप्राकृतिक जो यौन संबंध था, इसकी बात यहाँ पर किया गया था। और अभी इसके अंतर्गत समलैंगिकता को यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है, ये बात था। ये केस कौन सा था? इस केस का नाम था नवतेज जोहर, नवतेज सिंह जोहरवाद था इसका नाम था, ठीक है। आप लोग ये नाम भी ध्यान रखना। नवतेज सिंह जोहरवाद जो है, ये आप लोगों का होमोसेक्सुअलिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। इसने आईपीसी 377, ठीक है, आईपीसी 377 को यहाँ पर कुछ हद तक संशोधित करके जो इसके होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट था उसको लीगल कर दिया था, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, तो मेरे इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए दो तीन चीजें समझिएगा, ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस संदर्भ में एक क्वेश्चन जो कि मुझे अभी तक इस पूरे पेपर में नहीं दिखा, आज की पूरी क्लास में मुझे नहीं दिखा, मैं सोचा था डिस्कस भी करूंगा आप लोगों से। अब वो ये है, मैं आप लोगों से होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा आप लोग, और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। होमवर्क ये आप लोग ये बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाना है, ठीक है? अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? क्या संविधान के अंतर्गत इनके संदर्भ में इम्पीचमेंट या महाभियोग जैसा कोई शब्द प्रयोग किया गया है, या फिर इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे इनको हटाया जा सकता है? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इस संदर्भ में आप लोग अपना आंसर यहाँ पर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, एक बार ये भी बता देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।